हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए करते हैं शुरुआत और देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा प्रश्न है एनपीटी, है ना, एनपीटी का पूरा नाम क्या है और यह संधि कब हुई थी? तो आपको बताना है कि एनपीटी का पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, हिंदी में अगर लिखें तो, और इंग्लिश में लिखें तो होगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और यह संधि 1968 में हुई थी, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसे संक्षिप्त में बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है सुरक्षा की प्रारंभिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं? सुरक्षा की एक पारंपरिक धारणा है और दूसरा है एक अपारंपरिक धारणा। तो पारंपरिक धारणा के जो दो पक्ष हैं वो बताने हैं। पारंपरिक धारणा के दो पक्ष, पहला है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व की सुरक्षा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निशस्त्रीकरण का अभिप्राय है विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना, पूरी तरह से उन्हें प्रतिबंधित कर देना कि विश्व का कोई भी राष्ट्र जो है इस प्रकार के हथियार नहीं बनाएगा। इसे हम कहते हैं निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। तो सुरक्षा की जो विभिन्न धारणा है उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है, पहला है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और दूसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अभी हमने पिछला प्रश्न ऊपर वाला देखा था कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं, तो उसका हमने उत्तर देख लिया था। और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के भी अलग पक्ष हैं। ओजोन परत में छेद होने से क्या आशय है? छठा प्रश्न है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इसके ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, साझी संपदा किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उस पर, उसे साझी संपदा कहते हैं, सभी की संपदा। और इसी तरह से एक और प्रश्न बनता है वैश्विक संपदा। तो वैश्विक संपदा किसे कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है बल्कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समान रूप से अधिकार हो, उसे हम वैश्विक संपदा कहते हैं। तो यह पूरे विश्व की संपदा, पूरे विश्व समुदाय की संपदा होती है, उसे हम वैश्विक संपदा कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम आगे अगले प्रश्न में देखेंगे। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक संपदा के कोई चार उदाहरण बताइए। अभी हमने देखा वैश्विक संपदा कहते किसे हैं, और वैश्विक संपदा के चार उदाहरण जो है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, ये पूरे विश्व का पूरे विश्व की संपदा है, किसी एक राष्ट्र की संपदा नहीं हो सकती। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, समुद्र की जो सतह होती है, और बाह्य अंतरिक्ष है, ये जो है सभी वैश्विक संपदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ था? उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। 11वां प्रश्न है मूल निवासियों की पहली परिभाषा कब और किसने दी थी? मूल निवासियों की पहली परिभाषा 1882 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी। मूल निवासी किसे माना जाए, इसकी पहली परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1882 में दी थी। तो अगला प्रश्न है कि मूलवासी कहते किसे हैं? मूलवासी किसे कहते हैं? तो इसमें यह लिखना है कि जनता का वह भाग जो किसी वन प्रदेश अथवा किसी भूभाग में, है ना, किसी भी क्षेत्र में जो आदिकाल से निवास करता आ रहा है। कुछ लोग तो बाद में आकर के बस जाते हैं उस इलाके में, लेकिन कुछ लोग बहुत ही प्राचीन काल से जो है वहाँ पर निवास करते आ रहे हैं। तो उन लोगों को जो है वो मूलवासी कहलाते हैं, उस क्षेत्र के, है ना, किसी भी क्षेत्र के मूलवासी वो लोग कहलाते हैं जो वहाँ पर आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। तो ये हमने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।